आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की। फर्स्ट यूनिट हमारी स्थिर वैद्युत की। अब वैद्युत की मतलब होता है आवेश। मीन्स स्थिर वैद्युत के अंदर हम पढ़ेंगे स्थिर आवेशों का अध्ययन। जहां पर स्थिर आवेशों का अध्ययन क्या कहलाती है? वो स्थिर वैद्युत। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले आवेश। आवेश क्या चीज है? आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का वो मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके द्वारा वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या चीज है? पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश की इकाई। आवेश को किससे मापेंगे हम? आवेश को मापने की इकाई क्या है? तो आवेश को मापने की जो इकाई है एसआई पद्धति में जो है वो तो होती है कूलाम, जिसको बड़े सी से लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में ये होती है ईएसयू, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। और एक और इकाई होती है इसकी, एक और यूनिट होती है इसकी, वो होती है फैराडे। ध्यान रखना ये फैराडे है, आगे हम पढ़ेंगे। वहां पे एक और यूनिट आएगी, होगी फैराड। फैराडे किसी और चीज की होती है? फैराडे किसकी होती है? आवेश की। तो तीन यूनिट होती है, तीन इकाई है इसकी, एक कूलाम, एक ईएसयू और एक फैराडे। अब इन तीनों का संबंध क्या होता है? एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं और एक फैराडे के अंदर एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो तो है ईएसयू, स्थिर वैद्युत इकाई, और सबसे बड़ी जो इकाई है वो है आपकी फैराडे। अब आवेश के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक, दूसरे ऋणावेश। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश। एक हो गया धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। अब बात यह है कि किसी भी वस्तु पर आवेश आता कैसे है? क्योंकि कोई भी जो पदार्थ है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? परमाणु से। और जो परमाणु होते हैं वो होते हैं आपके विद्युत उदासीय। पदार्थ किससे मिलकर बना? परमाणु से। और परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन। क्योंकि किसी भी परमाणु में, तो ये परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कैसे होते हैं? निरावेशित, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित। और बाहर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक। और प्रोटॉन में कैसा होता है? धनात्मक। तो किसी भी परमाणु में
इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 लाख और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 लाख। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान तो समान होता है लेकिन विपरीत प्रकृति का। इसलिए परमाणु जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो उसके अंदर जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। इसलिए कुल आवेश का मान कितना होता है, उस पे शून्य होता है। इसे बोलते हैं कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। अब मान लो कोई परमाणु है, उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो इसमें बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11। मींस इसमें धनावेश तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन ऋणावेश का मान क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए इस पर आवेश कैसा आ जाएगा, धनावेश। और 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। यदि किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन कितने हैं, उतनी, मतलब धनावेश तो वही है, ऋणावेश बढ़ा दिया हमने, तो इस पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो किसी भी वस्तु पर आवेश के लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे। यदि वस्तु से भी इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक, और यदि उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर आवेश कैसा आएगा, ऋणावेश। तो ये बात हुई कि धनावेश कैसे आता है और ऋणावेश का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यदि है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है तो धनावेश। अब कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम प्रोटॉन को निकाल देते हैं, यहां से क्या होगा, प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, प्रोटॉन आपके नाभिक के अंदर है। प्रोटॉन को नाभिक से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कहते हैं कि आवेश के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। केवल इलेक्ट्रॉन दे दिए या इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए मींस धनावेश और इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, आवेशन की विधियां। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण के द्वारा, दूसरा चालन के द्वारा और तीसरी विधि है चालन के द्वारा या फिर संपर्क द्वारा। अब देखो घर्षण के द्वारा, यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं होता क्या है कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले वो तो कैसे जाएगी, धनावेशी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए वो कैसे जाएगी, ऋणावेशी। उदाहरण के लिए मान लो एक आपने लिया कांच की छड़ और एक आपने ले लिया रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। तो कांच में तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, और रेशम के कपड़े में होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हुई तो इस पे चार्ज कैसा आ गया,
धनात्मक, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहां पर आवेश कैसा आ गया, ऋणात्मक। तो कांच की चालकता कैसे रहेगी आपकी, धनात्मक, और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार एक पदार्थ होता है एवोनाइट, और एक आपने ले ली बिल्ली की खाल। अब यदि एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से हमने रगड़ा तो होगा क्या, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर एवोनाइट में आ जाएंगे। अब बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, ये हो गया आपका धनावेश, और एवोनाइट में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इसलिए ये हो गया आपका ऋणावेश। तो बिल्ली की खाल कैसे हो गई, धनावेशित, और एवोनाइट की छड़ कैसी हो गई आपकी, ऋणावेशित। तो ये है आपका घर्षण के द्वारा आवेशन कि दो वस्तुओं को रगड़ा। अब घर्षण के द्वारा जो आवेशन है इसमें वस्तु आपकी चालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है, जरूरी चालक ही हो, लेकिन चालक और प्रेरण में ये जरूरी है कि वस्तु आपकी कैसे होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। कुचालक है तो चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन संभव नहीं है। दूसरी विधि आती है चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा क्या होता है कि मान लो ये कोई एक चालक वस्तु है, और कैसी है, अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। एक ही दूसरी वस्तु है, ये आपकी आवेशित है, ये अनावेशित और ये आवेशित। अब यदि इन दोनों को संपर्क में ला रहे हैं तो जैसे आप संपर्क में लेके आएंगे, ये जो धनावेश है इस पे, ये धनावेश बराबर मात्रा में दोनों पर बढ़ जाएगा। जितना धनावेश इस पे आएगा उतना ही धनावेश इस पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चालन के द्वारा जो आवेशन है उसमें दोनों वस्तुओं पर एक ही प्रकार का आवेश, मतलब दोनों पर धनात्मक आएगा या दोनों पर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो अब यदि इनको अलग कर दिया जाए दोनों वस्तुओं को, तो दोनों पर समान मात्रा में धनावेश इकट्ठा हो जाएगा। तो दोनों वस्तु कैसी हैं, एक आवेशित और एक आवेशित एक अनावेशित, दोनों कैसी हैं, चालक है। दोनों को संपर्क में लेके आए, आवेश बराबर मात्रा में इनकी सतह पर बढ़ गया, जैसे अलग किया जितना इस पर धनावेश है उतना ही इस पर धनावेश। जरूरी नहीं कि अनावेशित है और ये आवेशित हो सकता है, दोनों आवेशित भी हो सकती है। मान लो इस पर धनावेश है और उतनी मात्रा में इसमें क्या है, ऋणावेश है। अब इसको यदि दोनों को संपर्क में लेके आए तो जितना इस पर धनावेश है उतना इस पर ऋणावेश, जैसे हम संपर्क में लाएंगे दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, शून्य। धनावेश ऋणावेश को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। दोनों कैसे रहेंगी, अनावेशित हो जाएंगी वस्तु। तो जरूरी नहीं, हो सकता है दोनों धनावेशित भी हो सकती है, एक आवेशित एक अनावेशित भी हो सकती है, दोनों ऋणावेशित भी हो सकती है, और दोनों पर अलग अलग प्रकृति का आवेश भी हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं इसके। इसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा प्रेरण के द्वारा आवेश। प्रेरण का मतलब बिना संपर्क के। मान लो एक वस्तु है ये,
ये है अनावेश। अब अनावेश का मतलब ये नहीं है इस पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, अनावेशित है। अनावेश का मतलब है कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितना इसमें धनावेश है, उतना इसमें क्या है, ऋणावेश। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, अनावेशित कह रहे हैं। अब मान लो इसके पास हमें क्या लेके जाएंगे, प्रबल धनावेश। ये क्या चीज है, प्रबल धनावेश। अब होगा क्या, ये धनात्मक, तो क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणात्मक है उनको अपनी ओर क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, और प्रोटॉन जो कि धनात्मक प्रकृति के हैं उनको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ और प्रोटॉन दूसरी तरफ। अब यदि ये जो धनात्मक हिस्सा है इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो जैसे ही इसे पृथ्वी से जोड़ेंगे ये जो चार्ज आवेश है ये कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। इस पर क्या बचेगा, सिर्फ ऋणावेश। अब यदि इस प्रबल आवेश को हटा दिया जाए तो ये जो आवेश है, ये जो आवेश है इस सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो वस्तु कैसे जाएगी, ऋणावेश। हो सकता है आप यहां प्रबल धनावेश लेंगे, प्रबल धनावेश से प्रबल ऋणावेश भी ले सकते हैं। प्रबल ऋणावेश लेंगे तो ये वस्तु कैसे जाएगी, धनावेश से। तो बिना संपर्क में लाए दो वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेश। तो आवेशन की कितनी विधियां हैं, 3 विधि। पहली घर्षण के द्वारा, दूसरी चालन के द्वारा, और तीसरी हो गई आपकी प्रेरण के द्वारा। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों की निश्चलता, तीसरा आवेशों का क्वांटीकरण, चौथा आवेशों का संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 गुणधर्म एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवेशों का क्वांटीकरण। अब सबसे पहले बात करें आवेशों की योजना। अब आवेश जो है वो कैसी, आवेश जो है वो आपका होता है सदिश या अदिश राशि। और अदिश राशि के योग में सदिश नियम लागू नहीं होता है। अदिश राशि के योग में हम क्या लगाते हैं, बीजगणितीय योग। तो किसी भी निकाय, मान लो कोई निकाय है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान, आवेशों की योजना क्या कहती है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए निकाय है, इस निकाय में 4 आवेश है, 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक, 3 धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो कुल धनात्मक आवेश कितना होगा 14 माइक्रोकूलम और ऋणात्मक कितना है 5, तो कुल आवेश हो गया -9 माइक्रोकूलम। तो आवेशों की योजना क्या कहती है, किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इसको बोलते हैं आवेशों की योजना। दूसरा है आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता क्या कहता है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मान लो ये आवेश है कोई स्थिर अवस्था में, इसको यदि आपने गतिशील कर दिया तो स्थिर अवस्था में जो आवेश था गतिशील अवस्था में भी वही आवेश रहेगा, मतलब आवेशों पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। जितना आवेश स्थिर अवस्था में है उतना ही आवेश किसमें रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा। तीसरा और इंपोर्टेंट आवेशों का क्वांटीकरण। अभी जो हमने बात करी थी कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, तो आवेशित करने के लिए क्या जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे। तो किसी वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, या 3/4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और 3/4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये संभव नहीं है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 1 देंगे, या 2 निकालेंगे 2 देंगे। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब n का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 3, और ये होगा प्लस माइनस, या तो आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। अब यहां से न्यूमेरिकल बन जाता है। न्यूमेरिकल क्या बनता है कि मान लो एक वस्तु है, उसे आपको आवेश करना है, किससे, 1 कूलम आवेश से। तो बताओ उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, उससे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्यों दे रखा है हमें 1 कूलम। अब हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम बढ़ गया तो n का मान आ गया 1/1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर लेके जाएंगे 10⁻19/1.6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 × 10⁻17/1.6, पॉइंट लगाएंगे बटे 10 ऊपर गया तो भाग कितनी होगी 18, 100 में 16 का भाग 2, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित करना है आपको, तो उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, उससे निकालने पड़ेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उससे देंगे आप, यहां से कितने निकालेंगे। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है। तो देखो न्यूनतम मतलब n का मान कितना हो सकता है, 1। या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, 1 इलेक्ट्रॉन दें। तो किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश का मान है, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोले किसी वस्तु पर आवेश का मान 2.5 × 10⁻20 कूलम, संभव है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। वैसे आजकल कुछ पार्टिकल्स हैं
उनके खोज हो चुकी है, लेकिन बोसम बोलते हैं उन्हें, बट हमारे यहाँ नहीं है सिलेबस में। तो हमारे यहाँ पे Q का मान न्यूनतम कितना हो सकता है, प्लस माइनस 1.6 कूलम, इससे कम आवेश संभव नहीं है। फिर है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या कहता है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ये मान लो कोई वस्तु है, इस पर आवेश +5 माइक्रोकूलम, इस पे +3 माइक्रोकूलम। अब यदि इन दोनों को संपर्क में लेके आए, कुल आवेश कितना हो गया, 8 माइक्रोकूलम। तो हमने विधि पढ़ी थी चालन के द्वारा आवेशन। जैसे भी संपर्क में लाएंगे, कुल आवेश कितना है, 5 और 3 8 माइक्रोकूलम। जैसे संपर्क में लाएंगे, संपर्क में लाने के बाद इसे हटाएंगे तो बराबर मात्रा में इस पर भी 4 हो गया और इस पर भी कितना, 4 माइक्रोकूलम। आवेश कितना है, 8 माइक्रोकूलम। पहले भी कितना था, 8। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे बोलते हैं आवेशों का संरक्षण।